प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया गया है कि इस महीने में 11 तारीख को और 25 तारीख को और फिर 2 अक्टूबर को होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनको मुलतवी किया जा रहा है और वजह सैलाब बताई गई है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सैलाब के इलाकों में मसरूफ़ हैं। इस वजह से ये इलेक्शन नहीं हो सकते। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त रद्दअमल आया है, ANP की तरफ से भी रद्दअमल आया है, PTI की तरफ से भी रद्दअमल आया है और ये जमातें जिनका मैंने नाम लिया है ये नाखुश दिखाई देती हैं। जमात इस्लामी का भी रद्दअमल आया है, वो इन इलेक्शन से नाखुश दिखाई देती हैं, इनके इल्तिवा पर नाखुश दिखाई देती हैं। तो ये किसके फ़ायदे में जा रहा है, किसको नुकसान होगा इन इलेक्शंस के मुलतवी होने का, ये किसी की क्या दरख्वास्त पर ऐसा किया गया है, इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो तौहीन अदालत का मामला है उसमें बहुत सारे लोगों की राय यह है कि इमरान साहब को मुआफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, इसके बगैर शायद वो उनको कोई रास्ता ना मिल सके। और इमरान खान अगर मुआफ़ी मांगते भी हैं तो भी क्या उनको ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी मिल जाएगी या फिर भी केस चल सकता है। तो इस पे कानूनी ऑप्शंस आगे चलकर क्या हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसे एक हैरत अंगेज चीज़ कहा जा सकता है, शॉकिंग न्यूज़ कहा जा सकता है कि अब्दुल शकूर शाद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। कराची से MNA थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और फिर अब वो एक तरह से उनका स्टेटस दोबारा बहाल हो गया और वो फिर MNA हो गए हैं। ये क्यों हुआ है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एतमाद में उन्होंने लिया है, नाराज़ हैं? इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने 3 बजे आज शामिल तफ्तीश होना था, जो दहशतगर्दी का उनके ऊपर मुकदमा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दिन पहले ऑर्डर किया गया था कि इमरान खान पहले तो शामिल तफ्तीश हों, उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, जो दरख्वास्त गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। लेकिन आज इमरान खान साहब जो हैं फिर शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है, इमरान खान साहब सोच क्या रहे हैं? क्या इसमें भी उनके पास कुछ और रास्ते मौजूद हैं शामिल तफ्तीश किए हुए बगैर? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर इस पर ऑर्डर कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में अंदलीब अब्बास साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा। सेनेटर डॉक्टर फनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सेनेटर फनानुल्लाह साहब, इस पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल आ गया इलेक्शंस के मुलतवी होने पर, PTI का रद्दअमल भी आया है, एमल वली साहब का भी रद्दअमल आया है। नून लीग क्या सोच रही है, सही मुलतवी हुए हैं इलेक्शन या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब जो है इस वक्त आया हुआ है और उसकी वजह से जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो आपको रीअलाइन करने पड़े हैं, जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो ज़ाहिर है ये डिसीजन जो है कि इलेक्शन जो है कब कराया जाएगा, ये प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। इसके अंदर आप बिल्कुल अपील कर सकते हैं और आप रिव्यू में जा सकते हैं और फिर आप कोर्ट्स में जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरोगेटिव जो है ये है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ही। तो उसके अंदर अगर किसी को इसके ऊपर, इन डिसीजन के ऊपर मसला है तो वो कोर्ट में चला जाए और जाके इसको देख ले। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अभी इलेक्शन जो है वो इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2nd वीक ऑफ सितंबर में एक नया वेव आ रहा है मानसून का और उसमें ज़्यादा बारिशें होंगी और उसकी वजह से मज़ीद जो है वो हालात ख़राब होने का अंदेशा है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ही आप ऐसी सूरत हाल में जब आप इसको जब आप इस पूरे मामले को समझ रहे हैं और आप समझते हैं कि नहीं इलेक्शन हो सकते इन हालात में, तो फिर आप क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट से इत्तेफाक कर पाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इमरान खान रिमेन लाडला, और वो कहते हैं कि माई मुल्तान एंड कराची कैंडिडेट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बाय सडन पोस्टपोनमेंट ऑफ बाय इलेक्शंस। क्या आप समझते हैं कि बिलावल साहब सही कह रहे हैं कि इमरान खान को बतौर लाडला फैसिलिटेट किया गया है और फैसिलिटेट करने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किए गए हैं? तो आप एग्री तो नहीं कर सकेंगे फिर बिलावल साहब से? देखिए, बात यह है कि बिलावल साहब जो है वो अपनी पार्टी के को चेयरमैन हैं और उनकी बात जो है वो बिल्कुल उसमें वज़न है और वो जो है अगर वो समझते हैं तो वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह समझते होंगे। मैं इसको वो तो नहीं कर रहा निगेट, लेकिन जो बात इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें लिखी है जो है वो मैं उसको मैंने भी पढ़ा है और मुझे उसके अंदर दलील ज़रूर नज़र आई है। जहाँ तक बात इमरान खान के लाडले होने की है, वो बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है ना। आप देखें कि ये कैसे हो सकता है कि आपने
निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज़ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़े खड़े कंटेम्प्ट के ऊपर घर भेज दिया। उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजीज दी, उसके बावजूद जो है उनको जो है साहब मैं इस वाले मामले पर तो आ रहा हूं, और एक तरफ जो है वो बिल्कुल सही है, मैं इस मामले पर तो मैं गुफ्तगू और एक तरफ जो है अगले मरहले में आ रहा हूं। पहले मैं जरा इसको ज़मीनी इंतखाबात वाले पर बात कर लूं, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप जिस प्रेस रिलीज का जिक्र कर रहे हैं उसमें यह भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मौरखा 23 अगस्त 2022 को दाखिला को ज़मीनी इंतखाबात के पूर्व इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की खिदमत तलब की थी। और आगे वो लिखते हैं कि जो फीडबैक वजारत दाखिला की तरफ से मिला है उसमें कहा गया है कि पाक आर्मी, रेंजर्स और एफसी मुल्क में सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों, अंदरूनी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी कार्रवाइयों की रोकथाम में मसरूफ हैं, हम नहीं दे सकते हैं सिक्योरिटी। तो बुनियादी तौर पर इन इंतखाबात के इल्तवा की जो वजह है वो तो वजारत दाखिला की तरफ से जवाब बना है बुनियादी तौर पर। तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी आप या आपके इत्तेहादी जो है वो इमरान खान को लाडला करार देकर कैसे डाल पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को लाडला करार देना एक बात है और इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट एक और बात है। जो मामला है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो आगे बताया है वो तो एक ज़मीनी हकायक है, हकीकत है कि जी ज़ाहिर है, आप मुझे बताएं ना कि अगर आपने फ्लड रिलीफ के ऊपर अपने तमाम रिसोर्सेज लगा दिए हैं तो आप उनको वहाँ से या तो रीडायरेक्ट करेंगे इलेक्शन कराने के लिए, या वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज तो रीडायरेक्ट करने पड़ेंगे ना उनको, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी लॉजिस्टिक्स के लिए, कैसे होगा अदरवाइज। तो ये बात तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बिल्कुल ठीक की है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन प्रेरोगेटिव जो है वो फिर भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी का ही होता है कि वो उनके पास है। बिल्कुल सही है अंदलीब साहबा। अब मामला यह है कि ये बड़ी मंतकी सी बात लगती है कि सैलाब में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं जो उनको तफवीज़ की गई हैं, तो ऐसे में ये इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था, वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी नहीं थी, एहलकार नहीं थे कि वो दे सकते। तो आपको इसमें यह क्यों नजर आता है कि जी खौफ की वजह से किसी ने ये इंतखाबात मुलतवी किए हैं, और आपने ये कैसे जूम कर लिया कि आपने जीत ही जाना था अगर इंतखाबात होते? बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हमारे लोग फ्रस्ट्रेटेड थे उम्मीदवार, और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और वो कह रहे थे कि वो इलेक्शन जो है वो अर्लीस्ट होना चाहिए। शुक्रिया असद। इसमें 3 पहलू है। नंबर 1, जो फ्लड की सिचुएशन है वो तो फ्लड की सिचुएशन फर्स्ट वीक अगस्त से है, ठीक है। यहाँ तो हुआ होना कि कल परसों, क्योंकि हमारा आज आखिरी दिन था, शरकपुर शेखुपुरा वाले इलेक्शन की होनी थी, आज हमारा जलसा था वहाँ, और परसों इसके वो थे मुल्तान और शरकपुर तो परसों थे। तो मुझे बताएं कि कोई नहीं यहाँ, और ये यहाँ तो फ्लड भी नहीं आया, और इसके करीब वाले इलाकों में भी अभी नहीं आया, और कोई नई मॉनसून की जो उन्होंने पेशगोई की हुई है वो तो अभी बहुत बात की है। तो सारी तीनों बातें इनकी हो गई रद्द। तो आपको पता चल गया कि बेशतर ये जो इलाके हैं ना इनमें फ्लड आया, और इनमें जो फ्लड के वक्त लोग लेके गए थे वो तो पहले के लेके गए हुए हैं, और अगर इन्होंने पोस्टपोन करने थे इलेक्शंस तो आज आखिरी दिन था कैंपेनिंग का, आज अनाउंस करते। जब इनको पता लग गया कि जी धांधली के बावजूद, मशीनरी के बावजूद, पैसों के बावजूद 13 जमातें इकट्ठी हो गई। आपको पता है सिंध में क्या हुआ? सिंध में इनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये 13 इन्होंने इकट्ठे किए सितारे और वहां लगाए, और 13,000 वोट नहीं मिले। हमारा एक बंदा 30,000 ले गया, इनके 13 बंदे नहीं ले सके। तो जब ये हालात हो गए और पता था कि ऐसा फेंटा पड़ना है इनको, जो अभी पड़ा है, मतलब ये तो इबरतनाक शिकस्तें हैं, इबरतनाक। तो इन्होंने आखिरी मिनट पे, आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, मुझे बताएं कि आप पहले फ्लड ये वो सारी बातें एक तरफ। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि चूंकि ये ना जमहूरियत में यकीन रखते हैं ना कर सकते हैं, 155 सीटों वाली जमात 85 सीटों और चूंचों के बरब्बे के साथ मिलके, इनका दूसरा भी ये जो आए थे कहने कि महंगाई हम कम करेंगे इसलिए हम आए हैं, हमें जल्दी इसलिए पड़ी हुई थी, उसका पाश हो गया। इस वक्त महंगाई आप 42% है, हमारे वक्त 17% थी। इस वक्त आपका डॉलर, जो ये कह रहे थे कि IMF आएगा तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा,
मार्केट में नहीं, मगर 240 रणदीप रुपए साहब, में मिल रहा है। जितनी तशवीश आपको अब है उससे बढ़कर तशवीश है दिलावर साहब को भी है, क्योंकि उन्होंने पहल की है कोर्ट में जाने पर। आज उनके उम्मीदवार मुल्तान वाले जो हैं वो अदालत में चले गए हैं। तो आपसे इसका मतलब है कि वो भी अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट है, जैसे कि आप अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। तो ये पहले से तो नहीं कहा जा सकता। तो बात तो वही है कि बिलावल साहब फिर बाकी सारे जहां इलाके हैं और इनके कैंडिडेट्स हैं सबके लिए जाएं। मैं तो कहती हूँ 100 बिस्मिल्लाह जाए, हम भी जा रहे हैं, सब जाएं, इलेक्शन कमीशन में भी पिटिशन करें। लेकिन ये कहना जिसको कि आप कहते हैं ना एक झूठ बोलना है, उनका मसला क्या है? उनका मसला ये है कि वो जब ये 15 के साथ मिल गए हैं तो उनका जो 2-4 वोट थे बेड़ा गर्क हो गया उसका भी। अब वो चूंकि ये सारे जब इकट्ठे नजर आते हैं तो कौम तौबा तौबा करते हुए भाग जाती है। तो अपने आप को जरा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि नहीं ये तो नूर लीग ने किया है, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर ने किया है, ये तो लाडले के लिए किया है, ये तो इमरान खान के लिए किया, हम जो है इस पे नहीं है। तो ये ड्रामा शायद 30 साल चला। अब तो अवाम जो जो कुछ लिख रही है इसके बारे में, मेरे आप बढ़ के और सबसे पहले अवाम ने ये सब कुछ लिखा है। वो अवाम हमसे आगे निकल चुकी है। ये सियासत खेल रहे अपने वही जो इनकी जो बहुत बड़ी सपोर्टर है और हमारी बहुत क्रिटिक है, सना बुच्चा ने कहा अपने प्रोग्राम में। सना बुच्चा जो कि दिन रात पीटीआई के खिलाफ बोलती है, उन्होंने कहा जी नून लीग बयानिया नहीं बना सकी क्योंकि इन्होंने हमेशा लिफाफे दे के बयानिया बनवाया है जर्नलिस्ट से। सही है, अब वो कहती है बिल्कुल सही है। चलें, कि ये जी तो माजी में कई मिसालें हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सही है। चलें, कुछ ऐसी मिसालें शायद आपके दौर से भी निकल आए हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता। लेकिन मुझे एक चीज बताइए आरिफ चौधरी साहब कि आप ऐसे में कोई उम्मीदवार जो है वो कोई उम्मीदवार अगर आ जाता है अदालत के पास और आकर कहता है कि जी ये इसका इल्तिवा गलत है, आपके ख्याल में क्या स्कोप है, उसे क्या फेवर मिल सकती है? बहुत शुक्रिया असद साहब। बात यह है कि जहाँ जहाँ सैलाब बराह रास्त इफेक्ट कर रहा है उन एरियाज को, वहाँ तो यकीनन ये बात मानी जा सकती है और अदालत भी उसको समझेगी और देखेगी कि भाई यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बराह रास्त लोग जो है इफेक्ट हो रहे हैं, सड़कों पर है, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, इंतजामिया मसरूफ़ है उनकी बारी में या उनको रेस्क्यू करने में। लेकिन जो इलाके वहाँ से दूर है जहाँ सैलाब नहीं है, उसके बारे में तो मैं नहीं समझता कि कोई कोर्ट जो है वो रिलक्टेंट होगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में ये असूल है कि इलेक्शन जो है उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे में ही लोगों की नुमाइंदगी होती है और इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट जो है वही लोगों के लिए दुनिया के सामने पेश होती है और दुनिया उस पर एतबार करती है। इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो तमाशा चल रहा है इसे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारी जंग अंसाई पूरी दुनिया में हो रही है। हर जगह लोग जो है वो खड़े इसी इंतज़ार में हैं कि जनाब इलेक्शन हो और सही मानों में लोग जो मुंतखब होकर आए वही डील करें। आप देखें क्रेडिबिलिटी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तरफ इमरान खान खड़ा है और लोग उसको इमदाद दे रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, दूसरी तरफ हमारी हुकूमत है जो तमाम जमातों पर मुश्तमिल है और उसे लोग क्रेडिबल नहीं समझ रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए ये तकलीफ की बात है। हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन यह है कि लोगों को अगर ये मौका दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और उसके नतीजे में गवर्नमेंट बने और वो गवर्नमेंट क्रेडिबल गवर्नमेंट हो, तो यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के हाल के लिए दुरुस्त है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन में वो हो जाना चाहिए था इन हालात में भी। लेकिन एक चीज जी ठीक है, बिल्कुल अफनान साहब, एक चीज मगर मुझे ये बताइए कि जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें तो आपको पूरे हर हलके के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब पूरे पाकिस्तान के हलकों के लिए, तमाम हलकों के लिए जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो इस वक्त सारी सिक्योरिटी तो सैलाब पर मामूर नहीं है। ये तो 13 हलकों के इलेक्शन है और वो भी मरहलावार, यानी 3 हलकों के एक दिन है, 9 हलकों के एक दिन है। तो 9 हलकों के लिए सिक्योरिटी निकालना वजारत दाखिला शायद मैनेज कर सकती थी, बाजू नजर में ऐसा महसूस होता है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। आपका तकरीबन 1/3 जो मुल्क है वो अंडर वाटर है इस वक्त। तो रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा चाहिए आपको इन लोगों को मैनेज करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो है वो सियासत बहुत प्यारी है, कुछ लोगों को अपना वज़ीर आज़म बनना, अपने ओहदे बहुत प्यारे हैं।
तो वो उनका बस नहीं चल रहा कि बस जल्दी जल्दी के किसी तरह हम जो है वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाएं। इमरान खान साहब का बचपन का शौक़ था वज़ीर आज़म बनने का, तो वो ज़ाहिर है वो उस शौक़ की जो है उन्हें कोई परवाह नहीं है, लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो अपने ख्याली क्या कहते हैं टेलीथॉन करके पैसे इकट्ठे करके झूठ बोल रहे हैं कि जी इतने हो गए, कहीं कोई पैसा इकट्ठा भी नहीं हुआ, ना कोई लगाया है। और बेशर्मी का आलम यह है कि रोज़ाना जब लोग मुसीबत में हैं, लोग मसाइल में हैं, बजाय इसके उनके मसाइल हल करे, उनके सामने बैठ के कैमरा लगा के उनकी तज़ीक की जा रही है, उनको खाना दे के उनकी तज़ीक की जा रही है। और ये जो है ये वो लोग हैं जो दूसरों को भाषण भी दे रहे हैं। आप ज़रा मज़े की बात देखें कि मतलब अपना ये हाल है कि सियासत मुल्क में जो है वो तबाही मची हुई है, ये सियासत में लगे हुए हैं, रोज़ाना एक जलसा हो रहा है, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, IMF प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनको सपोर्ट करते हैं और कह रहे हैं कि मुल्क या IMF का प्रोग्राम किसने दोबारा रिस्टार्ट किया। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी तो IMF प्रोग्राम कैसे रिस्टार्ट हो गया? नहीं होता ना। फिर अगर ये जो है ये एजेंडे के तहत लोग जो है इस मुल्क को, मतलब जब इमरान खान वजीर आज़म था तब तो इलेक्शन नहीं कराया, जब जैसी वज़ारत उस मजे उठा तो अब इलेक्शन हो जाए। भाई पहले जाने से पहले करा के जाते ना तुम। उस वक्त जब तुम्हें कहा था 8 मार्च से पहले के असम्बलियाँ तोड़ो तो तुम तोड़ देते, तुम तोड़ते तो उसके बाद इलेक्शन ही होना था। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा हो गई उसके बाद जब नहीं कर सके तो अब तकलीफ हो रही है कि जी हाथ इक़्तिदार जो हाथों से निकल गया। तो ये बातें करना कि जी मुल्क की क्रेडिबिलिटी तब कितनी थी जब ये बाहर जाके क्या कहते हैं तमाशे लगाता था हर चौथे महीने। जर्मनी जापान का बॉर्डर मिला दिया, सो वो अपने शहजादे की घड़ी बेच दी, तब बड़ी क्रेडिबिलिटी बन रही थी इस मुल्क की। सारे हमारे सीपैक को सैबोटाज कर दिया जिसको वापस लेके आया जाए। तो शर्म का मुकाम है कि मुल्क में फ्लड्स आए हुए हैं और जो है ये बैठ के इधर टीवी के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। और मेरी बात सुने, एक मुझे बात कंप्लीट करने दे। ये कह रही है मूनसून 14 तारीख को मूनसून का, मैं कह रहा हूँ 25 तारीख को इलेक्शन है। मतलब कोई अकल की बात करें यार। झूठ बोल रहे हैं तो कोई ऐसा झूठ बोले कि कोई पकड़ा ना जाए। मतलब इतना भोंडा झूठ बोल रहे हैं कि वो सब मतलब कोई सर पैर होना चाहिए ना बात का। 14 तारीख को मैं कह रहा हूँ आ रहा है, 25 को हल्कों में तो ये बहुत सारे लोगों की दलील ये है और अभी भी प्रोग्राम में ये बात हुई है कि जिन हल्कों में इलेक्शंस हैं उन हल्कों में वो सैलाब से मुतासरा हल्के नहीं हैं। शेखुपुरा है, मुल्तान है, ननकाना साहिब है, फैसलाबाद है, कराची के 1 सेकंड, ये सैलाब से मुतासरा हल्के नहीं है। कराची में कैसे नहीं सैलाब आया हुआ? नहीं, कराची में सैलाब नहीं आया हुआ? क्या ये जो सिंध है पूरा डूबा हुआ नहीं है? KPK के अंदर सैलाब नहीं आया हुआ? चले पंजाब के मैं कहता हूँ ननकाना साहब और जो मुल्तान और वो 3 हल्के आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्क में तो आया हुआ है। और ये यही वाली बेहिसी है ना बेसिकली कि हमें हुकूमत चाहिए, हमें सियासत चाहिए, हमें लोग मर रहे मरते रहे। वैसे बड़ा क्या कहते हैं मुझे चैरिटी, मैं बड़ा वर्ल्ड चैंपियन हूँ चैरिटी करने का। जाओ चैरिटी करो जाके, लोगों से माल पकड़ के PTI के अकाउंटों में डालते रहे। ये इसका जवाब तो अंदलीब साहबा देंगी, मगर मुझे दूसरे इशू पर तौहीन अदालत वाले मामले पर भी आना है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, इसका बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा अंदलीब साहबा। और दूसरा देखते हैं कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अब अगर वो माफी नहीं मांगना चाहते तो फिर उनके पास रास्ते क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अंदलीब अब्बास साहबा, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें फरहान साहब को जरूर कर दीजिएगा, पर मेरा सवाल साथ में ले लें। दूसरा मौजू मैं इनिशिएट करना चाहता हूं। ये जो मुआफ़ी वाला मामला है, तौहीन अदालत वाला मामला है, इमरान खान उसमें रिलक्टेंट नजर आते हैं। अगर वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्या रास्ता है उनके पास? 22 तारीख को तो फर्द जुर्मायद हो सकती है और फिर अल्टीमेटली वो नाअहली की तरफ भी मामला जा सकता है, सजा की तरफ जा सकता है। देखिए असद, बात यह है कि इस वक्त जो इनका नैरेटिव है ना वो है ही कुछ नहीं। ये सुबह ये बात कर रहे हैं फ्लड्स की और ये बात कर रहे हैं कि PTI की फंड रेजिंग की। इनके अपने स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जी 2.3 बिलियन यानी 230 करोड़ रुपया हमें रिसीव हो गया। अब ये जो हमारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो तो PTI से नहीं है, वो कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते। वो बाहर से होके आए, वो कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने सिर्फ पैसा इमरान खान को देना है क्योंकि खा जाते हैं। वो इनके जो फ्लैट बाहर हैं, मैं इनसे सवाल करती हूँ, आप भी करें इनसे कि भाई इतना दर्द महसूस है तो अब जो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हो गए, खुद कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ,
तो आए, सैलाब ज़दगान की मदद करें, जो एक आध बेशुमार फ्लैट्स हैं वो बेचें और उनकी मदद करें। जब वो वहां बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तब आऊंगा जब मुझे इक़्तिदार मिलेगा, और ये जो इतना अरबों डॉलर के वहां महल बनाए हुए हैं, उनमें से एक पैसा नहीं देंगे, और इनके फ्लैटों के बाहर लोग खड़े होके इनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताते हैं, और वो आप सारे लाइव दिखाते हैं कि जी कैसे लोग वहां बाहर खड़े हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते। आप ये सोचें कि अताउल्लाह तारड़ ने क्या किया। ये बात आप लोगों ने दबा दी मीडिया में, लेकिन अखबारों में आई और सारी सोशल मीडिया पे आई कि अताउल्लाह तारड़ ने ये एक रेस्टोरेंट में इस्लामाबाद में 4 बच्चे बैठे हंस रहे हैं, लड़के, उन्होंने उठा के उनको जेल में डाल दिया, कहा कि ये मेरे पे हंस रहे हैं। और जब सोशल मीडिया पे बहुत बात फैली तो उसको उनको मजबूरन निकालना इसकी तरदीद की है, बहरहाल उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इनकी हालत ये है कि ये अपने घरों से नहीं निकल सकते। ये इतने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, बट अल्लाह ताला ने, अल्लाह माफी दे, इनको वहां कैद रखा हुआ है। ये किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लोग इन पे आवाजें कसते हैं, ये बाहर भागते हैं। सही है। एहसन इकबाल साहब तो चले गए बाहर। चलें, इसका इल्जाम भी आप ही के सर है कि आपने नौजवानों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं कि किसी के लोगों की इज्जत उछालो, ये इल्जाम भी तो आप ही के सर आता है। हाँ, अवाम में जा सकते हैं ना, ये अपना मुंह किसी को दिखा सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ बैठ के ठीक है, जबरदस्ती आपके शो पे झूठ बोल सकते हैं। अभी देखना, शो के बाद इनके साथ सोशल मीडिया में इनकी सारी हकीकत को हमने खोल दी होगी। ठीक है, चलें अलीम साहब, ये बताएं जरा, इमरान खान क्या सोच रहे हैं? मेरी हकीकत तौहीन अदालत तुमसे हो गई, अब वो माफी मांगना चाहते नहीं है। किताब में आपकी हकीकत खोली है ना, वो भी दुनिया को पता है। जी अलीम साहब, वो ना पेज नंबर भी बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम। माफी मांगेंगे इमरान खान? जी अंदीप साहब, जरा मुझे उस मौजू पर आ जाएं कि ये माफी इमरान खान मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर माफी ना मांगने का फैसला किया उन्होंने? कानून के अंदर दो जो है ना एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, ये जो मेरे कॉलीग्स बैठे हैं ये भी नहीं है, बाहर लोग भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, और जज खुद भी नहीं है, और बाकी लोग भी नहीं। ठीक है ना, कानून सबसे बालातर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आरिफ चौधरी साहब ये फरमाइए कि ये जो निहाल हाशमी साहब का केस है, इसकी जजमेंट मेरे हाथ में है इस वक्त। इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 52 ऑफ द सेट ऑफ डीलिंग विद सबमिशन ऑफ एन अपॉलॉजी बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट एनविसेज एन ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि कोई शख्स अगर दिल से माफी मांग भी ले तो भी जरूरी नहीं है कि उसकी माफी को ऑटोमेटिक अपॉलॉजी के तौर पर तस्लीम भी कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बट मेक्स इट एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू द कोर्ट सेटिस्फैक्शन अबाउट इट्स बोनाफाइडी। अब ये इस जजमेंट में लिखा है निहाल हाशमी साहब की। मेरा सवाल आपसे यह है कि इमरान खान साहब की जो माफी, अगर तो अभी तक तो वो खैर आई नहीं है जिस तरह से अदालत मांग रही है, उन्होंने सिर्फ इजहार अफसोस किया है, आप कैसे देखते हैं अगर इमरान खान इस पर माफी मांग लेते हैं तो ये बोनाफाइडी का फैसला कैसे होता है कि है या नहीं है, और ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉलॉजी का स्टेटस क्या होगा? इमरान खान साहब का केस आप किधर जाता हुआ देखते हैं? असद साहब, एक जजमेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 169 है। उसमें यही जो आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले जो केस चला नवाज शरीफ के तौहीन अदालत के केस में, जब वहां हमला हुआ तो उसमें जस्टिस अजमल मियां साहब जो आखिर जज है, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ये कहा, ये फरमाया कि ये जो तौहीन अदालत का मामला है इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन पे है, सेटिस्फेक्शन पे है, और उसके सामने जो रवैया आएगा किसी कंटेम्नर का, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि उसके साथ किस तरह सलूक करना है। अब मामला, और फिर जिन जजमेंट्स का हवाला उन लोगों ने दिया जो मुआविनीन थे, जिसे फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहते हैं, जो बुलाए गए थे, कोर्ट ने खुद बुलाए थे, और जिनका मेरी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये यहाँ मैं साथ साथ एक छोटी सी अर्ज करता चला जाऊँ, अफनान साहब किसी को माफ नहीं कर रहे, हर एक के बारे में लफ्ज़ शर्म के और बड़े इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी मर्जी है,
हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हम वो चीज जो मैं समझता हूँ वो अर्ज करता हूँ। अब मामला जहां तक तौहीन अदालत का है, पहली बात तो ये है कि ये कोर्ट में केस चल नहीं रहा था, ये तय हो चुका था। उसकी वजह ये है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशियल मामला था, जिसमें अदालत के सामने जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की गई, तो उन्होंने जिस्मानी की बजाय वो जुडिशियल दे दिया, और उसके बाद फिर जिस्मानी दे दिया। जब जेल से निकाला गया तो उस पे मुबैना तौर पर उस शख्स पे टार्चर हुआ, तो उस पे इमरान खान ने अपना रिएक्शन जो है वो शो किया, और इस तरह के रिएक्शन का हवाला जो है वो 1969 की जजमेंट में जो था उसका जिक्र किया गया था कि कोर्ट जो है उस शख्स का तौहीन अदालत के मामले में इंसिडेंट होने से पहले और बाद का रवैया देखेगी कि वो क्या रवैया आया। अगर इस तरह का डिटरमिनेंट शख्स है जो कोर्ट की तस्लील करने पर तुला हुआ है, तो उसको तो कोर्ट माफ नहीं करेगी। वरना जो सूरत हाल इसमें है, जो वो फरमा रही है हमारी कोर्ट कि हमारा मकसद अपनी मातहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज्जत और नामूस को प्रोटेक्शन देना है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई और तहफ़्फ़ुज़ हो नहीं सकता कि इमरान खान ने ये कहा कि मैं उनके पास जाकर उनके सामने अदालत में खड़ा होकर भी इस नदामत का इजहार करने के लिए तैयार हूँ, और मैं नादिम हूँ इस सारी सूरत हाल पे। ये ठीक है, नहीं, लेकिन नदामत का इजहार कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं ना, नदामत का इजहार, अपॉलॉजी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग लेते हैं, अदालत से कह देते हैं कि जी ठीक है जी मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं, तो आपके ख्याल में कितना इम्कान आपको नजर आता है कि उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी? और दूसरा ये है कि अगर इमरान खान इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते तो क्या उनके पास दूसरा रास्ता यह है कि वो माफी तो ना मांगे, लेकिन इसी मामले को अपील में, लार्जर बेंच का फैसला था चूंकि, तो अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर चले जाएं? आप इसका इम्कान भी देखते हैं, ये मुमकिन है? जी, मैं आपको एक अर्ज करूं। पहली बात जो है ना ये कि इमरान खान साहब के पास चॉइस क्या है। एक तो यह है कि अगर वो माफी मांगते हैं तो जो जजमेंट जिनका जो पकड़ के बैठी है कोर्ट और कह रही है कि ये तलाल चौधरी और दानियाल चौधरी का केस, इसको देखें कि और इसकी मौजूदगी में हम कहाँ जा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। कोर्ट पाबंद ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टांस, जिस तरह मैंने आपको हवाला दिया कि सर्कमस्टांसेस अलहदा है, और दूसरा आपको एक अपनी इनकी जजमेंट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस साहब, उसके खुद आथर जज हैं, और वो फरदौस आशिक अवान के केस में है, जिसमें उन्होंने ये कहा पैरा 24 में, कंक्लूडिंग पैरा में, कि ये सारी चीजें जो हैं वो साबित होती हैं, एस्टेब्लिश होती हैं, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम इन दो मुल्ज़मान को सजा इसलिए नहीं दे रहे कि अभी तक ये मामला मेरे ज़हन में ऐसे है कि लोग जो है वो क्लियर नहीं है, इबहाम है उनके ज़हन में इसकी इम्पोर्टेंस का कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है अदालती केसेस में, जो अदालत में जो केसेस चल रहे हैं उनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अहमियत क्या होती है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ ये उनके लिए चॉइस नहीं है कि वो माफी अनकंडीशनल मांगे, चूंकि इसके नतीजे में बहुत ज्यादा चांसेस उनके सजा लेने के और उसके बाद उनके नायल होने के हैं। उससे बेहतर चॉइस ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही बात कहें कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, और चूंकि केस पेंडिंग नहीं था, केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, इसलिए इस मामले में जुरिस्डिक्शन का पॉइंट जो है वो भी उठाया गया है और वो तय नहीं हुआ फौरी, तो उसे तय किए बगैर फौरी तौर पर कंटेम्प्ट जो इसको कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अफनान साहब ये बताइए कि अभी अंदीप साहबा ने भी इसका जिक्र किया कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम घेराव करेंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये तौहीन अदालत जो है या अदालत जजेस के बारे में आपकी जब लीडरशिप की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उस पर भी माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी या माफ़ी मांगनी चाहिए? आज इमरान खान पर जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसी तरह के इल्ज़ामात आपके ऊपर भी लगते रहे, आपके लोगों पर? देखिए, बात यह है कि हम पे अगर इल्ज़ामात लगते रहे तो हमें तो सजाएं भी दी गई हैं ना। हमें जो है वो दानियाल अजीज़ को, निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ताया डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमारे 2 सेनेटर्स को
जिस बात के ऊपर जो है वो फैसल वाडा 5 साल तक दंदनाता रहा, उसको उनको 2 दिन के अंदर सज़ा दे दी गई, 2 दिन के अंदर। तो ये जब हाल हो कहीं पे, तो उसके बाद मतलब ये तो मतलब कि सारे पाकिस्तान ने देखा ना कि किस तरह इमरान खान साहब को सपोर्ट किया गया, उनको नर्चर किया गया, उन बाकियों को डिस्क्वालीफाई किया, उनको जेलों में डाला और उसके बाद उन RTS बिठा के उनको लाके हम पे मुसल्लत किया गया। ये तो एक हकीकत है। तो ये अगर हमसे कंपैरिजन करना है तो हमसे सजाओं में भी कंपैरिजन करें ना, खाली इस चीज़ के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इंसाफ जो होता है ना वो ये होता है कि अगर माजी के अंदर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को जिन बातों के ऊपर माफ़ी मांगने के बावजूद सज़ा मिली है, तो फिर इंसाफ का तकाजा यह है कि इमरान खान को भी सज़ा, वो तो माफ़ी भी नहीं मांग रहा, उसको भी सज़ा देनी चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तो ये आवाम के सब सामने है। ये नहीं है कि आवाम के तो सब सामने है कि किसका क्या कंडक्ट है, और तारीख बड़ी बेरहम है। आप देखें बाद में जो है लोगों ने माफ़ियाँ मांगी, पहले भुट्टो साहब को फांसी लगाई, फिर बाद में माफ़ियाँ मांगी। जज बशीर ने हमारे खिलाफ कन्विक्शन दी और उसके बाद में माफ़ियाँ मांगी, ये भी तारीख है। तो ये सामने रख के कहते हैं अगर कोई अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकता है, आइन और कानून के मुताबिक कुछ कर सकता है तो करे। हम तो देखें, मैं तो जमहूरियत पसंद हूँ, कानून पसंद हूँ, मैं तो कभी भी कोई जो है वो वायलेंस को या किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा। लेकिन जितना गन PTI ने पाकिस्तान की सियासत में डाला है, आप मुझे बताएं ना, जब ये कैसी क्या मिलती है कि खड़े होके जो है वो हर किसी को ये कहते हैं मैं किसी को फांसी लगा दूंगा, किसी को मैं अंदर कर दूंगा, किसी के साथ मैं ऐसा कर दूंगा, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर मजे की बात ये कि फिर भाषण भी देते हैं साहब। आपके ख्याल में इमरान खान साहब इतना कुछ गलत कर रहे हैं? अफनान साहब, आपके ख्याल में इतनी बड़ी सपोर्ट इमरान खान को कैसे मिल रही है? आप अभी कराची के इलेक्शन की बात हो रही थी, फिर 17 जुलाई के इलेक्शन की बात हुई है, इसकी डायनामिक्स आप क्या समझते हैं? आप कैसे एनालाइज करते हैं कि अभी इतने बड़े बड़े जलसे वो कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर 20 में अपनी 20 सीटों में से 15 जीती जाएं और 5 हारी जाएं और उसको जो है वो कहा जाए कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो फिर आपको मुबारक हो ऐसी पॉपुलैरिटी। कराची के अंदर एक इलेक्शन नहीं हुए, 2 इलेक्शन हुए हैं, एक PTI हारी भी है। तो उनकी 9 सीटें थी, वैसे बाकी तो आजाद उम्मीदवारों की थी। नहीं, उनकी 9 नहीं थी, उनकी पूरी की पूरी 20 थी। इन्हीं से हमसे इनके उस पर शामिल कर दिया गया था ना, 11 लड़े थे और 9 को शामिल कराया गया था। तो भाई जब शामिल हो गए तो आप ही के हो गए ना। और फिर जो डायनामिक्स से वो कुछ वजूहत ऐसी भी थी कि हमें कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसी करनी पड़ी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, लेकिन चले उसको भी साइड पे रखे। पहले जब ये बाई इलेक्शन हारते थे तो कहते थे हम पॉपुलर हैं, लोकल बॉडीज का इलेक्शन हारते थे तो कहते थे हम पॉपुलर हैं। तो भाई जब उस वक्त आप पॉपुलर थे तो इस वक्त आप कैसे हो सकते हैं? मतलब जब हुकूमत में थे तब भी पॉपुलर है, जब अपोजिशन में थे तब भी पॉपुलर है। तो ये पॉपुलैरिटी है, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवाम जो है जनरल इलेक्शन में करेगी, जनरल इलेक्शन में करेगी। और जो जहां तक मैं इनकी क्रेडिबिलिटी की बात बताऊं, इनको 2.3 अरब रुपए मिले हैं, जिससे जो है वो 2000 बंदों का भी गुजारा नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने कई 100 अरब रुपए रेस किए हैं, कई 100 अरब रुपए, 200-250 अरब रुपए रेस किए हैं। तो ये जो है ये अपना क्या मशहूर, मतलब ये किससे जाके क्या कहते हैं अपना वो मुकाबला कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2-3 चीजें। शकूर शाह साहब का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए और उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि जी ठीक है, इनकी सीट वेकेंट नहीं है और ये कौमी असम्बली के मेंबर हैं। क्या हुआ है लीप साहब से जानते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने आज 3 बजे शामिल तफ्तीश होने के लिए उनको कहा गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप पहले शामिल तफ्तीश हों, फिर ये दहशतगर्दी वाली जो FIR है उसको की क्वेश्चन की बात होगी, लेकिन पहले आप शामिल तफ्तीश तो हों। लेकिन आज भी इमरान खान साहब नहीं गए, अभी कुछ दिन हैं उनके पास। क्या दोबारा जाएंगे? क्या होगा, क्या रास्ता है? अगर वो नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करते, तो एक और अदालत के हुक्म की वायलेशन हो जाएगी। आज शोएब साहब से इस पर भी जानते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अंदीप साहब, ये अब्दुल शकूर शाह साहब का क्या मामला है? इनके साथ कोई डिफरेंसेस हैं? ये पार्टी इन्होंने छोड़ दी है या पार्टी या दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए हैं, या ये नूरा कुश्ती हो रही है ताकि एक सीट बच जाए, या यहाँ पर जहां पर बिलावल साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे? ये क्या मामला है अब्दुल शकूर शाह साहब का? देखिए, इस वक्त ये -1 वाला जो पूरा इनका बहास खड़ा हुआ, जिसमें इन्होंने
ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को मिला के ये इलेक्शंस पोस्टपोन करवाए हैं, कैंसिल करवाए हैं आखिरी मिनट पे। पहले इन्होंने 9 की 9 सीटें की, सोचा कि जी ये अब हार जाएंगे, उस पे इमरान खान खड़े हो गए, ये वहां भी हार गए। उसके बाद ये 20 सीटें पंजाब से हारे, पंजाब पे इन्होंने जबरदस्ती कब्जा ग्रुप किया और जाके कहा जी हम इस पे हैं, ये अदालती फैसला हार गए, हम वापस पंजाब में आ गए। इनके पास ना पंजाब है, ना सिंध है, ना गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं है। ये महज एक सीडीए की गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है। अब इनके पास कोई तरीका नहीं सिवाय कि हमारे लोगों में से और लोगों को कोशिश करने के कि वो किसी ना किसी तरह इनके पास वापस आए। मुझे तो अभी नहीं पता, आई डोंट नो द डिटेल्स कि क्या हुआ है, लेकिन अगर वो वापस आए हैं असेंबली में तो ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ आए हैं, और अगर पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ आए हैं तो ऑब्वियसली फिर ये आप उन्हीं से पूछेंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो भी जाएगा वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और मैं आपको बता, हम तो दिन भर से उनका मौकफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनको मिला रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फोन काट रहे हैं, शायद कहीं बिजी होंगे। दिन में भी हम उनसे रास्ता करते रहे हैं, लेकिन उनका मौकफ नहीं आ पा रहा। तो इसका मतलब यही है कि जब उन्होंने ये इकदाम लिया है और वो इसका कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो फेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वही है कि ये इन्होंने, इनके पास, आपको याद है ना, इन्होंने सारे, इनके पास 2 स्ट्रेटजीज होती है, या बंदा खरीद लो या बंदे को उठा के जेल में डाल दो, उसका हाथ छोड़ दो। आपको शक है कि अब्दुल शकूर शाद साहब को खरीद लिया गया है? आपको ये शक है? मैं तो ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर यहाँ प्रोग्राम में बैठ के लोग यही स्पेक्यूलेट करेंगे ना कि क्यों गए हैं, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए हैं। अगर गए हैं तो फिर पता करना चाहिए कि क्यों गए हैं, किस वजह से गए। अगर उनको पार्टी से इख्तलाफ था तो वो आपका फोन उठाते और बताते, अगर कोई और चीज थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पूरी कोशिश इनकी यही है कि किसी ना किसी तरह फिर से, और कई दफा बहुत इंसान मजबूर होता है, जैसे वो जो फैमिली थी, उन्होंने कहा जी हमारी बेटी को इन्होंने धमकियां दी जो बाहर पढ़ रही थी, एहसन इकबाल ने उनकी बेटी को धमकियां दिलवाई, इसलिए उन्होंने जाके अपोलोजाइज किया। तो कई दफा इंसान मजबूर होता है। आपको याद होगा छात्रा का हेड था, रात के 1:30 बजे जाके इन्होंने उसको कहा कि तुम निकल जाओ, उसकी बीवी को, बच्चे को, वो बेचारे उसने बीवी बच्चे बाहर भिजवा दिए। तो ये तो इनकी ये तो अभी हाँ, तो हम कयास ही कर सकते हैं कि मजबूर होकर किया है या नाराज होकर किया है या लालच में आकर किया है, तो उनसे राब्ता होगा या जमीर जाग गया उनका, तो ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे आरिफ चौधरी साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब को ये क्वेश्चन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे कि दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। जी देखें, ये दहशतगर्दी की FIR तो क्या क्वैश होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप पहले जाकर शामिल तफ्तीश हों। और वकील साहब जो हैं, सलमान साहब थे, सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सही है, हम शामिल तफ्तीश होंगे, लेकिन आज नहीं हुए। अब हो सकता है हो जाएं, लेकिन आज नहीं हुए वो। तो आप क्या देखते हैं, अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते इमरान खान साहब जैसे वो पहले नहीं हो रहे थे, और फिर क्या शामिल तफ्तीश होने का ये तरीका भी है, वो रिटर्न रिप्लाई भेज दें, खुद पेश ना हो, क्या सूरत नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, शामिल तफ्तीश होने के लिए तो उन्हें वो जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास जाना पड़ेगा, उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करना पड़ेगा कि मेरा ये मौक़िफ़ है। और इस मामले में अगर अदालत ने हुक्म ना दिया होता कि शामिल तफ्तीश हो, तो क्वाशमेंट के लिए शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब चूँकि अदालत हुक्म दे चुकी है, तो इसलिए इमरान खान साहब को बिल्कुल जाना चाहिए, तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इन हालात में वो जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आइंदा फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोशिश की जा रही है, और लोग उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वालियाना तौर पर हैं, उन्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि इस तरह के मौसम में कुछ लिबास जो है वो बड़ा मोहतात उन्हें पहनना चाहिए, और हर चीज़ जो है उसको सोच समझ के बयान करना चाहिए। यानी ये मसलन वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में अगर वो नाम ना लेते और इस तरह की यानी उसमें ना बात करते इतनी जोर से नाम लेकर, तो शायद ये नौबत ही ना आती। इसी तरह बाकी मामलात में भी पहले भी मैंने इनको देखा था कि इनके लोग जो हैं वो केसेस को प्रॉपरली परसू नहीं करते, वो उन्हें पॉलिटिकली डील करना चाहते हैं। केसेस को पॉलिटिकली डील ना करें, केसेस को केसेस के तौर पर डील करें, पॉलिटिक्स जो है वो उसको अलहदा रखें। और अगर आपने इसको साथ मिलाया तो उससे नुकसान वही होगा जो अब तक बहुत सारे लोगों को हो चुका है
क्योंकि ये मर्जर जो है किसी पॉलिटिशियन को सूट नहीं करता। बिल्कुल सही है। जैसे इमरान खान हम समझते थे कि शहबाज गिल साहब को मोहतात होना चाहिए था और ये उनका शिकवा भी था उनसे, ऐसे ही इमरान खान साहब को शायद खुद भी मोहतात होना चाहिए था कुछ लोगों की राय में। अनलीफ साहबा, ये क्या है क्रिटिकल फेज? देखिए, बात यह है कि ये तो अब मैदान छोड़ चुके हैं और सिर्फ ये गलत तरीके से आए, साजिश करके आए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए 50-55 रुपए जब आटा था तो आप सारे तकरीबन 20-20 प्रोग्राम करते थे, लोगों के पास जाते थे। हमारे जमाने में पूरे आटा 55 रुपए, आटा 55 रुपए, आटा 55 रुपए। आज आटा 100 रुपए है। मुझे बताएं कि मीडिया ने कितने प्रोग्राम किए हैं उस पर, मुझे बताएं कि कौन उसकी बात कर रहा है। सही है, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी वो क्रिटिकल फेज के हवाले से था। मैं अफनान साहब से अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे राय ले लूं, साथ आ गए। अफनान साहब, ये पाकिस्तान में जो तूफान मचा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर जो आफतें डाली हुई हैं, जो आटा 100 रुपए का हो गया हुआ है, जो बिजली आपकी 25 रुपए यूनिट हो गई हुई है, लोगों को 71 हजार रुपए, आम इंसान जिसकी 15,000 रुपए तनख्वाह उसको बिल आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि IMF ने अभी कहा है कि 50-50 रुपए और लेवी बढ़ानी है पेट्रोल की और उसकी, और सारी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। और IMF का कह रहे थे डील हो जाएगी तो पेट्रोल जो डॉलर है वो नीचे आएगा। डॉलर जो है वो उसकी ऊंची उड़ान कंटिन्यू रही हुई है। तो मुझे बताएं कि ये क्रिटिकल फेज नहीं है अगर आपने पाकिस्तान को इन जैसे लोगों के हाथ एक्सपोज हो गए ना। हाँ, ये तो इतने निकम्मे नकारे हैं। नवाज शरीफ खुद कहता है कि मिफ्ता इस्माइल को कुछ नहीं। मेरे साथ कैसर शेख साहब इनकी पार्टी। सही है, चलिए देखें अब PTI की तरफ से नेक्स्ट क्रिटिकल फेज क्या आता है और पिछले फेज में उन्होंने क्या अचीव किया है, ये कल इमरान खान कल के जलसे में बताएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।